25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी पेशे से स्कूल के टीचर थे। भाई बहनों में सबसे छोटे अटल थे। उनकी स्कूल की एजुकेशन ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से ही हुई। जब वह 10 साल के हुए तब उनका एडमिशन उज्जैन जिले के बाणनगर में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में हुआ, क्योंकि उनके पिता जो पेशे से टीचर थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था। उनकी बीए की शिक्षा ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज से हुई, जो आज के टाइम पे लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1945 में उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से एडमिशन लिया और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए कंप्लीट की। 1947 तक उनका एमए का कोर्स पूरा हो गया था और फिर इसी कॉलेज में एलएलबी में एडमिशन ले लिया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एलएलबी में उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। लेकिन इस कोर्स को बीच में छोड़कर अटल जी जर्नलिज्म की फील्ड में आ गए। अटल जी वॉज नॉट जस्ट ए स्किल्ड पॉलिटिशियन बट ऑल्सो ए राइटर, पोएट, एडिटर एंड एन इम्प्रेसिव स्पीकर। उनके बोलने का अंदाज और शब्दों की ताकत का हर कोई दीवाना था। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो मगर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो मगर 62 करोड़ जनता से अधिक शक्ति नहीं रख सकता। और इसकी वजह यह भी थी कि अटल के पिता अध्यापक होने के साथ साथ हिंदी और ब्रज भाषा के फेमस कवि भी थे, इसलिए भाषा की नॉलेज और पोएम लिखने की क्रिएटिविटी उन्हें विरासत में मिली थी। अटल जी के इस टैलेंट की पहचान कॉलेज के दिनों में ही हो गई थी। विक्टोरिया कॉलेज में जब से उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू की तभी से वे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। कॉलेज में दिए हुए भाषण ने उन्हें वहाँ का हीरो बना दिया और बाद में उन्होंने इसी टैलेंट से पूरे देश में नाम कमाया। अटल जी को स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था। उनकी पॉलिटिकल स्किल्स कॉलेज के टाइम से ही दिखने लगी थी। विक्टोरिया में पढ़ाई के दौरान अटल कॉलेज के संघ मंत्री और वाइस प्रेसिडेंट भी बने। उनकी एक्टिविटी ग्वालियर में आर्य समाज मूवमेंट की यूथ ब्रांच आर्य कुमार सभा से शुरू हुई, जिसके वह 1944 में जनरल सेक्रेटरी बने। अटल जी की फैमिली शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रति लॉयल थे, इसलिए स्टूडेंट लाइफ में 1939 में अटल जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए और तभी से नेशनल लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहे। बाबा साहेब आप्टे से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने 1940 से 1944 तक आरएसएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप को अटेंड किया और 1947 में प्रचारक भी बन गए, यानी कि इस साल वह आरएसएस के फुल टाइम वर्कर बन गए। इसी साल इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी और देश बंटवारे की ट्रेजेडी से गुजर रहा था। पार्टीशन के बाद हुई दंगों के कारण उन्होंने डीएवी से कर रहे कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अपना करियर एज ए जर्नलिस्ट शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पंचजन्य और राष्ट्रधर्म आदि जैसे अखबारों में काम किया, लेकिन बहुत जल्द ही उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया। आरएसएस के साथ 1939 में जुड़ने वाले अटल जर्नलिज्म को छोड़कर 1951 में आरएसएस के पॉलिटिकल विंग भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। असल में उसी साल 21 अक्टूबर को आरएसएस ने राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ की फाउंडेशन रखी थी। प्रोफेसर बलराज मधोक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। ब्रिटिश रूल के दिनों में आरएसएस ने जो भी काम किया था उसे कंटिन्यू रखा और अपनी आइडियोलॉजी बढ़ाने के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर विचार करने लगे। लगभग उसी टाइम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसी डिसएग्रीमेंट के कारण हिंदू महासभा छोड़ दी। ऐसे में मुखर्जी कांग्रेस के अल्टरनेटिव की तलाश में थे, इसलिए आरएसएस की हेल्प से दिल्ली में भारतीय जनसंघ की शुरुआत की गई। यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है। हालांकि शुरू से ही अटल में पॉलिटिकल क्वालिटीज मौजूद थी, लेकिन पॉलिटिक्स का असली लेसन पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही पढ़ाया। जनसंघ की स्थापना के अगले साल यानी कि 1952 में इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ। हालांकि इसमें उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं मिला। 1957 में जब सेकंड जनरल इलेक्शंस हुए तब उन्हें जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन उस साल उन्होंने सिर्फ बलरामपुर सीट से ही नहीं बल्कि मथुरा और लखनऊ सीट से भी लोकसभा इलेक्शंस लड़े। शायद वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें किसी पार्टी ने पहली बार में ही
3 लोकसभा सीटों से लड़ने का मौका दिया। हालांकि लखनऊ में वे हार गए और मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई। इसके बावजूद बलरामपुर सीट से वे पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। 1962 में 3rd लोकसभा इलेक्शंस में उन्हें फिर से लखनऊ से लड़ने का मौका मिला, लेकिन इस बार भी उन्हें लखनऊ में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्हें संसद से बाहर नहीं बैठना पड़ा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनकर पार्लियामेंट पहुंचे। 1967 के लोकसभा इलेक्शंस में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के नेशनल प्रेसिडेंट बन गए। उस समय जनसंघ में बलराज मधोक, लालकृष्ण अडवाणी और नानाजी देशमुख जैसे नेता थे। 1971 के 5th लोकसभा इलेक्शंस में अटल बिहारी वाजपेयी को अपने पैटर्नल डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर से चुनाव लड़ने का मौका मिला। करीब 70,000 के डिफरेंस से उन्होंने कांग्रेस के गौतम शर्मा को हराया। फिर 1975 का साल आया जब देश में इमरजेंसी लागू हो गया था। 25 जून की रात को इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ और कई सारे अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। इन नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे और उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए। इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर करने के फैसले को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविताओं के जरिए काफी आलोचना की। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तब जनता पार्टी का गठन हुआ। इसके स्थापना में जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्रा जैसे बड़े नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। जनता पार्टी का निर्माण कई पार्टियों का एक साथ आने से हुआ था, जैसे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय लोक दल और भारतीय जनसंघ। तब लालकृष्ण अडवाणी भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट थे। इमरजेंसी के बाद 1977 के इलेक्शंस में अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री एरिया को रिप्रेजेंट किया। इस इलेक्शन में उन्हें सिर्फ 71% वोट मिले, जबकि सेकंड पोजीशन पर रहने वाले कांग्रेस के नेता शशि भूषण को सिर्फ 27% ऑफ वोट मिले। इस इलेक्शन में जनता पार्टी को मेजोरिटी मिली और देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई। ऐसा पहली बार ही हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टेरियल पोस्ट संभाली थी। मोरारजी देसाई ने अटल बिहारी वाजपेयी को फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में से किसी एक को चूज करने को कहा। अटल जी ने बिना किसी देरी के फॉरेन मिनिस्ट्री को चूज की। उन्होंने 1977 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को हिंदी में एड्रेस किया और पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का मान बढ़ाया। ऐसा करने वाले अटल जी पहले व्यक्ति थे। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। इससे यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को पहचान मिली। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विरोधी लहर में जो जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी वो सिर्फ जुलाई 1979 तक ही चल पाई। 1980 में मिड टर्म इलेक्शंस हुए और इस बार कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मेजोरिटी के साथ वापस पावर में आई। इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ गईं। अटल जी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और न्यू दिल्ली सीट से दोबारा चुनकर लोकसभा आ गए। लेकिन कई पार्टी से मिलकर बनी जनता पार्टी पावर खोने के बाद बिखर गई। असल में जनता पार्टी अपने गठन के 2 साल के बाद ही अंतर्विरोध का शिकार हो गई थी। जनता पार्टी में शामिल समाजवादी दलों के नेता जनसंघ के नेताओं के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए थे। इसकी वजह यह थी कि जनसंघ के मेंबर्स आरएसएस के भी मेंबर्स थे, मतलब उनके पास डुअल मेंबरशिप था। ऐसे में जनता पार्टी के मेंबर्स जो भारतीय जनसंघ से आए हैं उनको अलग करने के लिए डुअल मेंबरशिप का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ता रखने पर ऐतराज जताया गया और ये कहा गया कि जनता पार्टी के मेंबर्स आरएसएस के मेंबर्स नहीं हो सकते। और इसी खींचतान में 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने अपने मेंबर्स के आरएसएस के मेंबर होने पर बैन लगा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका विरोध किया। इसलिए जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन भारतीय जनता पार्टी का ऐलान किया गया।
इस तरह से हमारे देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसकी स्थापना हुई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और कई साथियों का भी कंट्रीब्यूशन था। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बने। वो 1980 से 1986 तक प्रेसिडेंट बने रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब 1984 में लोकसभा इलेक्शंस हुए तब बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीट मिली। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी भी सीट नहीं बचा पाए और चुनाव हार गए। असल में इस इलेक्शन में अटल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया था, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना सीट से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया ने अचानक से ग्वालियर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। ये सब कांग्रेस की स्ट्रेटेजी के तहत किया गया था। इसके बाद अटल जी को किसी और सीट से नॉमिनेशन फाइल करने का मौका ही नहीं मिला। अटल सिंधिया से काफ़ी बड़े डिफरेंस के वोटों से हार गए। हालांकि 1986 में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। यह दूसरा और आखिरी मौका था जब वो राज्यसभा के सांसद बने। 1984 में बुरी तरीके से हारने के बावजूद अटल जी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे। ये उनके करिश्माई लीडरशिप का ही रिजल्ट था कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अगले ही इलेक्शन में यानी कि 1989 का जनरल इलेक्शन में 85 सीट जीतकर इंडियन डेमोक्रेसी में एक नया मुकाम हासिल किया। हालांकि इस बार पार्टी ने अटल जी को लोकसभा इलेक्शंस के लिए टिकट नहीं दिया। असल में उस दौरान वो राज्यसभा के मेंबर थे। ऐसे में पार्टी को लगा कि जनरल इलेक्शंस जीतकर अगर वो लोकसभा चले जाएंगे तो राज्यसभा से पार्टी की एक सीट कम हो जाएगी। इस इलेक्शन में किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली, लेकिन वीपी सिंह बीजेपी और सीपीआईएम की मदद से प्राइम मिनिस्टर बने। चूंकि इस इलेक्शन में किसी भी पार्टी को सिंपल मेजोरिटी नहीं मिल पाई, इसलिए यह गवर्नमेंट सिर्फ 16 मंथ्स ही चल पाई और लोकसभा डिसॉल्व हो गई और देश में फिर से 1991 में जनरल इलेक्शंस हुए। 1991 के इलेक्शंस में बीजेपी को सिर्फ 120 सीट्स ही मिल पाई। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्य प्रदेश के विदिशा और लखनऊ की सीट से नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया। वो दोनों ही सीट से जीत गए। उन्होंने बाद में विदिशा सीट को छोड़ दिया। 1996 के लोकसभा के इलेक्शंस में बीजेपी को 161 सीट्स मिली, लेकिन उसी साल लाल कृष्ण आडवाणी का नाम हवाला कांड में आ गया था। उन्होंने अनाउंस किया कि जब तक उन्हें इस मामले में क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सीट गांधीनगर से नॉमिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ सीट के साथ साथ गांधीनगर की सीट से भी लोकसभा इलेक्शंस में नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर दिया। अटल जी दोनों सीट्स पर फिर से जीत गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ को अपनी कर्म भूमि बना ली। 1998, 1999 और 2004 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए। अटल बिहारी वाजपेयी इन लोकसभा इलेक्शंस में लखनऊ सीट से लड़े और जीत गए। 1996 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी 161 सीट्स जीतकर पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से बीजेपी को गवर्नमेंट फॉर्म करने का इन्विटेशन मिला। बीजेपी ने 1995 में महाराष्ट्र और गुजरात जीतने के बाद उस टाइम के बीजेपी प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। हालांकि उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, फिर भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को ही आगे किया। इसकी वजह यह थी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन में बड़े ही एक्टिव रोल निभाए थे। ऐसे में उनकी इमेज एक हिंदूवादी नेता के रूप में बन गई थी। और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से निकले होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की इमेज एक सेकुलर नेता की थी और उनके साथ कभी किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं जुड़ा हुआ था। पॉलिटिकल पार्टी और धर्मों के लोग अटल बिहारी वाजपेयी को काफ़ी मानते थे। ऐसे में आडवाणी को लगा कि पीएम के रूप में गठबंधन में सहयोगी पार्टी और देश उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और वाजपेयी जी बिना किसी प्रॉब्लम के स्वीकार किए जाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने 1995 में अगले साल के इलेक्शंस की तस्वीर साफ कर दी। ऐसे में जब 1996 में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई तब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन मेजोरिटी नहीं हो पाने के कारण सरकार सिर्फ 13 डेज ही चल पाई। इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, जिसमें पहले एचडी देवेगौड़ा और फिर बाद में इंद्र कुमार गुजराल पीएम बने, लेकिन इनकी सरकारें भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इस वजह से फिर से देश में मिड टर्म इलेक्शंस हुए। 1998 में लोकसभा इलेक्शंस हुए। इस बार जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी पर
और ज़्यादा भरोसा दिखाया। बीजेपी 182 सीट्स जीतकर फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल जी दूसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बने। इस बार उन्होंने कुछ पार्टीज़ का साथ लिया और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की फाउंडेशन रखी, जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है। सरकार बनाने लायक मेजोरिटी जुटाने के बाद वाजपेयी की लीडरशिप में एनडीए ने सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म की। पहली बार सिर्फ 13 दिनों तक पीएम बने रहने वाले अटल जी इस बार सिर्फ 13 महीनों तक प्राइम मिनिस्टर रहे। ड्यूरिंग दिस टेन्योर मई 1998 में इंडिया ने राजस्थान के पोखरन में 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इट वॉज रियली ए बोल्ड डिसीजन जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। इट वॉज जस्ट द राइज ऑफ ए न्यू एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया इन द वर्ल्ड। इस न्यूक्लियर टेस्टिंग के सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया भी उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। भारत के कई न्यूक्लियर टेस्ट पर वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया और इंसल्टिंग एटीट्यूड अपनाया। अमेरिका समेत कई देशों ने इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन अटल तो अटल थे। अटल जी ने इन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। बाद में उनकी जीत हुई और वेस्टर्न कंट्रीज को सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस को वापस लेना पड़ा। इसी टेन्योर में अटल जी ने एक और काम किया और इस काम के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। अटल, जिनके पास बहुत अच्छी पॉलिटिकल सूझबूझ थी, वो अक्सर कहते थे कि दोस्तों को बदला जा सकता है पर पड़ोसी को नहीं। वो हमेशा भारत के पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाने की बात करते थे। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के दौरे भी किए। अटल जी ने कई बार पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने फरवरी 1999 में दिल्ली और लाहौर के बीच पहली बार बस सेवा शुरू की। 20 फरवरी 1999 अटल बिहारी वाजपेयी खुद बस से अमृतसर से लाहौर तक का सफर तय किया। बॉलीवुड लीजेंड देवानंद, राइटर जावेद अख्तर, क्रिकेट आइकन कपिल देव, जर्नलिस्ट कुलदीप नायर, सिंगर महेंद्र कपूर और एक्टर पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा जैसे फेमस लोग उनके साथ गए। इस बस सर्विस को शुरू करने का मकसद दोनों देशों के बीच दोस्ती बनाए रखने के लिए था। बस सर्विस के अलावा कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अटल जी ने कई तरह के डायलॉग की पहल की। फिर आया अप्रैल 1999 का महीना, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाई और उनकी सरकार गिर गई। यह मामला इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ी घटना के रूप में रिकॉर्ड है। एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जयललिता की पार्टी AIADMK भी शामिल थी। उस दौरान तमिलनाडु में करुणानिधि की पार्टी DMK की सरकार थी। जयललिता ने अटल जी के सामने अपनी 3 डिमांड्स रखी। पहला, DMK सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और उनके नेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा, उनके खिलाफ दर्ज सारे मुकदमों को वापस लिया जाए। और तीसरी मांग यह थी कि सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने जयललिता के इन 3 डिमांड्स को नहीं माना, इसलिए सरकार बनने के 13 महीने के बाद ही जयललिता ने अपना सपोर्ट सरकार से वापस ले लिया। इसके बाद उस टाइम के प्रेसिडेंट KR नारायणन ने अटल सरकार को लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए कहा। सरकार लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई, लेकिन सिर्फ एक वोट से ही प्रस्ताव गिर गया और अटल बिहारी वाजपेयी को रेजिग्नेशन देना पड़ा। सरकार गिरने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। बीजेपी और उनकी अलायंस पार्टी चाहती थी कि देश में फिर से लोकसभा इलेक्शंस हों। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट KR नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को सलाह दी कि लोकसभा को डिसॉल्व करने की सिफारिश करें। हुआ ऐसा ही। द लोकसभा वॉज डिसॉल्व्ड एंड द मिड टर्म इलेक्शंस वर अनाउंस्ड इन द कंट्री। 1999 में फिर से लोकसभा इलेक्शंस हुए और फिर से 182 सीट जीतकर बीजेपी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी वॉन 306 सीट्स और एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में NDA की सरकार बनी। इस बार अटल जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में पूरे 5 साल का टर्म कंप्लीट करने का मौका मिला। ये पहली बार था जब सेंटर में किसी नॉन कांग्रेस सरकार ने अपने टेन्योर के 5 साल पूरे किए हों। 1999 में एक और घटना हुई थी जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर प्रूव कर दिया था। असल में पाकिस्तान को इंडिया का भाईचारे का संदेश देना रास ही नहीं आया। इधर अटल जी दोस्ती की इबारत लिख रहे थे, तभी पाकिस्तान ने कारगिल जंग की तैयारी पूरी कर ली थी। पाकिस्तान की सेना जो आतंकवादी के भेष में आई थी, कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत ने अपने वीर जवानों के साहस और शौर्य से पाकिस्तान को एक बार फिर से जवाब दिया और जीत हासिल की।
इस जंग को जीतकर वाजपेयी जी प्रूव्ड अस दैट ही वाज आल्सो ए स्किल्ड स्ट्रेटेजिस्ट। 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, लेकिन उनका गठबंधन हार गया। फिर उन्होंने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया। दोस्तों, अटल जी का जीवन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट तक ही सीमित नहीं था। वो एक रिस्पेक्टेड हिंदी कवि और पावरफुल स्पीकर भी थे। पार्टी पर लाल कृष्ण आडवाणी के ज़्यादा कंट्रोल होने के बावजूद वाजपेयी जी पार्टी का चेहरा बने रहे, क्योंकि वो अच्छे भाषण देते थे। उनके अच्छे बोलने की वजह से ही स्टूडेंट रहकर आरएसएस में ज्वाइन हो गए थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, मौत से ठन गई, कदम मिलाकर चलना होगा, ये सब उनकी फेमस पंक्तियां थी। अटल जी ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल अप्रोच लेकर आए थे और अलग अलग पार्टी को एक साथ आने को कहा। So that nothing could stop the progress of the country. Because of his honesty, thoughtful ideas and kindness in the politics, वो पूरे देश में फेमस हो गए। उनके लीडरशिप क्वालिटीज के कारण पूरा देश यानी भारत के लोग उनसे प्यार करते थे और भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी उनको सम्मान की नज़र से देखते थे। वाजपेयी सरकार के दौरान ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट शुरू हुई। इस हाईवे के जरिए कई इंडस्ट्रियल, कल्चरल और एग्रीकल्चर से जुड़े शहरों को जोड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी को कई सारे अवार्ड्स मिले। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कानपुर यूनिवर्सिटी से वो 1993 में डॉक्टरेट इन लिटरेचर से सम्मानित हुए। 1994 में लोकमान्य तिलक अवार्ड और उन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला। ईयर 2015 में उन्हें भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया से सम्मानित किया गया। वह पॉलिटिक्स के असली धुरंधर थे। ही वॉज द ओनली पॉलिटिशियन इन अवर कंट्री जिन्होंने 4 स्टेट की 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की सीट्स जीती। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात से गांधीनगर, मध्य प्रदेश से ग्वालियर और विदिशा, दिल्ली की न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट। 2004 के चुनाव में पार्टी के हार जाने के बाद उन्होंने पार्टी आडवाणी के हवाले कर दी। दिसंबर 2005 अटल बिहारी वाजपेयी ने मुंबई में पार्टी की एक मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया कि अब वो चुनावी राजनीति से अलग हो जाएंगे। बाद में वह बीमार रहने लगे। 93 साल की उम्र में 16 अगस्त 2018 में उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली। किसी के सामने हार ना मानने वाले और काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाली यह अटल और विराट आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। इंडियन पॉलिटिक्स का चमकता सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। उनके इस स्थिति को गले लगाने का साहस उनकी एक कविता की पंक्तियों में ही दिख जाता है। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूद से क्यों डरूं। आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या सोचते हैं?